दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी हिंदी साहित्य जो कि एक सीरीज चलाई गई है जिसमें कंप्लीट कराना है पूरे के पूरे आपके हिंदी साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आपकी कैसे आपके टॉपिक वाइज। ठीक है ना। इसके पहले हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य के जो आपके थ्योरी वाले हैं वो क्लासें कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर आपके चैप्टर वाइज करा रहे हैं और इस चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद मिक्स आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्ले के माध्यम से वीडियो भी देखते रहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर आपका हम लोग कहाँ पर पहुंच गए हैं, छायावाद युग में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए, पहला प्रश्न आपसे दिया गया है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। और आज का टेस्ट आपको कह सकते हैं सरल ही होगा, है ना, क्योंकि छायावाद युग है और आसानी से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं काफी लोग जुड़े हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं किए हैं। भाई लाइक शेयर भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक शेयर भी करिए, क्योंकि बेचारे ऑफलाइन वाले तो यहाँ पर अपनी समस्या भी नहीं बोल पाते हैं और लाइक जरूर करते हैं। आप लोग भी लाइक करिए जल्दी से। चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है, मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि इन्होंने इनकी एक पत्रिका थी श्री शारदा पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आपसे छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए, जवाब कुछ लोगों के आ भी चुके हैं, कह रहे हैं इस प्रश्न का ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो आपकी जयशंकर प्रसाद का कहा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बने आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। वैसे देखा जाए तो इस युग के प्रवर्तक के बारे में बहुत लोग यहाँ पर कह सकते हैं लंबा विवाद भी मानते हैं। कुछ लोग यहाँ पर निराला को मानते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रसाद की जो एक थी कौन सी झरना कहानी जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी, उसी से शुरुआत इन्होंने माना है। तो ऑप्शन बने कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इनकी झरना से कह सकते झरना की कहानी ना, उनसे इनकी शुरुआत माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर दिया गया है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। चलिए, इस प्रश्न से आपको कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आ गया है ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या मानते हैं, इस काल को विवाद मानते हैं। लेकिन ये जयशंकर प्रसाद की जो छाया है, मतलब झरना है, इससे प्रतीत चलता है कि नहीं इस युग की पहली रचना कौन सी है, झरना ही है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर झरना बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, यहाँ पर बताइए। चलिए, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में, प्रयोगवाद युग में। आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बी, छायावाद युग में पाई जाती है। ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिए, छायावाद दो अर्थों में आपको प्रयुक्त किया गया है। एक आपका किया गया है रहस्यवाद के अर्थ में, है ना, और शैली विशेष पद्धति में आपका किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक वृत्ति क्या है। यहाँ पर दिया है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की जो साहित्यिक प्रवृत्ति है वो आपकी कौन है। तो तीसरे युग में जो आपका उत्थान हुआ है वो आपके किसका है, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आ रहा है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, छायावाद युग। कौन, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में व्यक्त किया था, एक गद्य खंड और आपका काव्य खंड, और दोनों खंडों को 2-2 भागों में इन्होंने बांट भी दिया है। पहले प्रखंड में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य आपका किया है, और दूसरे में क्या, गद्य साहित्य आविर्भाव किया है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है वो आपकी कौन सी भाषा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। सही जवाब क्या बनेगा। चलिए, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है डी नंबर और आपका यहाँ पर सी भी आ रहा है। चलिए, इसके आपका राइट आंसर आपका बने कौन सा, डी हो जाएगा, खड़ी बोली। याद रखिए, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है ना, उसकी भाषा कैसी है, तो आपकी कैसी है, खड़ी बोली का कह सकते हैं इन्होंने प्रयोग किया है। याद रखिएगा कि कामायनी में जो फोकस किया गया है वो आपके मनु और आपकी श्रद्धा, जिनको कहा जाता है कि जीवन का अस्तित्व, ये कह सकते हैं जीवन की शुरुआत श्रद्धा और मनु से आपकी हुई है, उन्हीं को आधार मानकर इन्होंने रचना किया है। ठीक है ना, उन्हीं के बारे में मानवता को उन्होंने संदेश दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जवाब
जवाब बन जाएगा, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, कहा जाता है कि हिंदी में ताज महल के समान मानते हैं सुमित्रानंद पंत, इसे किसे मानते हैं, मतलब कह सकते हैं छायावाद युग को, ठीक है। छायावाद युग को सुमित्रानंद पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन इसे मिल जाएंगे। कह रहा है श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है, श्रद्धा नामक पात्र किस काव्य में है, आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देना है और आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका डी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है। तो सॉरी, यहाँ पर आपका जवाब कौन बनेगा, ए नंबर आपका कामायनी बन जाएगा ना। कामायनी में आपका मिलता है, इसमें श्रद्धा और मनु है। याद रखिए कामायनी जो आपका है ये कितने सर्गों में है, तो आपके 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। कितने, 15 सर्गों में विभक्त किया गया है ये जो आपका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कामायनी के प्रमुख पात्र आपके कौन हैं, कामायनी के प्रमुख पात्र में से कौन से हैं, यहाँ पर 17 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देना है कामायनी के प्रमुख पात्र कौन से हैं, तो आपका जवाब 12 नंबर में कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका मनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनु हो जाएगा, मनु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए 8, 10, 12 या 15। जवाब क्या बनेगा, तो अभी हमने आपको बताया कि कामायनी है, कामायनी आपके 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। ये आप देखते होंगे कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है ना। प्रैक्टिस सेट आपके वर्तमान में जितने भी हैं लगभग इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। याद रखिए कामायनी 15 सर्गों में विभक्त की गई है, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, झगड़ा, है ना, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, द्वेष, निर्देश, रहस्य, ये सभी इसी के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने या शांति द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, शांति द्विवेदी ने। किसने किया है, तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो शांति द्विवेदी ने कहा है, ठीक है ना। इनकी जो आपकी कह सकते कामायनी है ना, इसी से प्रकाशन आपका हुआ है, कह सकते हैं कामायनी क्या है, तो छायावाद शैली की प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है, क्या हो रहा है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है, 15 नंबर में। 15 का जवाब क्या बनेगा, तो 15 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी, नामवर सिंह बनेगा। क्या बन जाएगा, याद रखिए छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है, तो 15 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, नामवर सिंह ने, ठीक है। नामवर सिंह ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला अच्छा यहाँ पर देखो नगेंद्र ने एक पॉइंट और नगेंद्र भी ने कहा है, नागेंद्र की दृष्टि से छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है। नागेंद्र के अनुसार देखा जाए तो नागेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, याद आया है, इसलिए हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अगर पूछे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो आपके किसने, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, ठीक है। मतलब हर एक आलोचक जितने भी रहे हैं आलोचना किया है, मतलब अपने अपने मत दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, तन का है, मन का है, हृदय का है या बुद्धि का है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट नोट करिएगा कि कामायनी में जो श्रद्धा है वो मन का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक, तो आपके मन का प्रतीक माना गया है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर आपका बन जाएगा। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए अच्छा सॉरी माफ करिए, हृदय आपका है, हृदय है यहाँ पर, श्रद्धा किसका है, आपका हृदय का है। याद रखिए हृदय है, मन नहीं, हृदय है। इसका ऑप्शन आपका 16 का बने कौन सा, सी हो जाएगा, हृदय, ठीक है। हम निशान लगा रहे हैं सी पर हृदय में, लेकिन बोल मन रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हृदय होगा, ठीक है, हृदय हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा मनु जो आपका है ना, मनु जो आपका है, मनु है ना, जो मनु है, मनु, म से मन और मन से मन, मतलब कह सकते हैं मनु, तो मनु जो आपका बन जाएगा मनु। इसके रुकिए एक मिनट, मनु इसमें ले लेते हैं, मनु जो मनु है वो मन का है, ठीक है। याद रखिए मनु है वो मन का है, ठीक है। श्रद्धा है वो किसका है, हृदय का है, ठीक है। श्रद्धा है वो किसका है, हृदय का है, ठीक है। और आपका एक पॉइंट और आपको मिलेगा ईड़ा, ठीक है।
ईडा, ईडा जो प्रतीक होता है वो बुद्धि का होता है, जो आपका दिया ना बुद्धि, तो आपका ईडा जो आपका है वो बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, ये कह सकते हैं अपनी कथा के मूल कथा आपके माने जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, श्रद्धा हृदय का, मन जो आपका है वो आपका मनु आपके हैं, और ईडा जो आपका है वो बुद्धि का है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है। चलिए श्रद्धा आपसे पूछा गया है, और श्रद्धा का जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर 17 नंबर में ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर श्रद्धा आपका हो जाएगा हृदय का, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। यहाँ पर जवाब दीजिए, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यहाँ पर 18 का जवाब सही क्या बनेगा, तो ये है आपका प्रेम पथिक। याद रखिए काफी लोगों को जवाब आ भी रहे हैं। यहाँ पर आपका प्रेम पथिक जो कि आपकी 1913 में, कब 1913 में है ना, पहले ब्रजभाषा में लिखी गई थी, बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इनकी आपकी रचनाएं हैं, जैसे आपकी उर्वशी, हमने बताया था कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना आपकी उर्वशी भी है ना, वैसे उर्वशी इनकी भी है, और आपकी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की भी है ना। लेकिन अगर रामधारी सिंह दिनकर अगर ऑप्शन में आता है तो पहले रामधारी सिंह दिनकर को कहोगे, इसके बाद आप किसको, जयशंकर प्रसाद को। प्रायिकता दी जाती है किसको, रामधारी सिंह दिनकर को पहले देते हैं। ठीक है ना, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ना हो तो फिर आप जयशंकर प्रसाद को कहोगे, जो कि हमने आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताया भी था, है ना। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सुकोच्छ्वास, वच्छुस और कानन कुसुम, करुणालय, ठीक है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी किसके हैं, तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन हमने बता दिया है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। कह रहा है आंसू क्या है, आंसू जयशंकर प्रसाद की क्या है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ये कह सकते हैं आंसू जो आपका है एक विरह काव्य है ना। क्या है, विरह काव्य है, विरह काव्य। ठीक है, विरह में तो आंसू आते हैं ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका कोई नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। यहाँ पर जो आंसू है वो कैसा है, आपका विरह काव्य है, जिसमें प्रेमी की अतीत की कह सकते हैं स्मृतियों की याद में अपनी ज्वाला, विषाद, वेदना का इजहार कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब जो हो जाएगा वो आपका बनेगा डी नंबर। ठीक है, तो याद रखिए आंसू और विरह, तभी आपको बनता है एक जोड़ा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में आपकी दी गई हैं। चलिए जयशंकर प्रसाद की जो कृतियां हैं वो किस विकल्प में है। चलिए यहाँ पर आज का टेस्ट आपको सरल लग रहा होगा ना, ये टेस्ट आपको सरल लग रहा होगा, क्योंकि हमने बताया है कि आधुनिक युग में आप देख सकते हैं कि ये आप लोग प्रैक्टिस में बहुत देखते हैं ना, तो ये आप इजी मिलेगा, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इजी मिलता जाएगा। चलिए 22 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में आपकी दी गई हैं। चलिए सभी लोग बता दीजिए, सब लोग मिलकर बताइए। चलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर झरना, लहर, ध्रुव स्वामी और स्कंदगुप्त, है ना। 22 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर जो सी नंबर आपका दिया गया परिमल, परिमल किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है ना, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं गुंजन किसका है, ये किसका है, तो ये है आपकी सुमित्रा नंदन पंत का है ना। यहाँ पर जो आपकी दी गई है नीरजा, ये किसका है, तो महादेवी वर्मा की है ना। तो पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा का है, दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद का है, तीसरा जो आपका है वो किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और चौथा जो आपका है वो सुमित्रा नंदन पंत की है ना। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देना है। चलिए निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामी, चार चंद्रलेख या तितली। इसका जवाब 23 का सही क्या बन जाएगा। चलिए 23 को ऑप्शन देना है, 23 को ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कानन कुसुम इन्हीं की है, ध्रुव स्वामी इन्हीं की है, तितली भी इन्हीं की है, लेकिन चार चंद्रलेख ये इनका नहीं है। ये है किसका, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये आपका है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्वानुवाद, ठीक है, अनाम दास का पोथा, कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, ये कह सकते हैं किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी की काफी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए जल्दी से कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या नीरजा। जवाब क्या बनेगा। चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आंगन के पार द्वार ये महादेवी वर्मा की नहीं है, तो है किसकी। चलिए कोई है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। चलिए जल्दी से बताइए, अगर इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं बिना ऑप्शन के, ऐसे बता सकते हैं कोई कि आंगन के पार द्वार जो है ये किसकी रचना है कोई जो जवाब दे सकता है। फास्ट आंसर
आज्ञा की है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। याद रखिए ये सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञा की रचना है, आंगन के पार द्वार। ठीक है, याद रखिएगा आंगन के पार द्वार किसके है, तो आपके हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञा की है। ठीक है ना, और इनकी 2-3 रचनाएं और भी ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो, हम देख लेते हैं 2-3 पॉइंट आपके बनने वाले हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी पॉइंट से बनने वाले हैं जितना पॉइंट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कह रहा आंगन के पार द्वार महावीर वर्मा की नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञा की है। इनकी अन्य रचनाएं अरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधन रौंदे हुए, पूर्वा सुनहले सहवाल, कितनी नाव में कितनी बार, बावरा अहेरी, इल्यम चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये किसके हैं, तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञा की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं महादेव वर्मा की कुछ आपकी हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन जो आपके बनेंगे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। महादेव वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और आपका हिमालय किसकी है, महादेव वर्मा की है। निहार, देखिए निहार से क्या क्वेश्चन बनता है कि निहार महादेव वर्मा का प्रथम काव्य ग्रंथ, काव्य संग्रह है ना। इसमें 47 गीत संकलित किए गए हैं निहार में। ठीक है, अगला आपसे दिया है कि प्रसाद कामा, पंत कामा, निराला, महादेव वर्मा छायावादी युग के 4 महान कवियों को बृहद चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि छायावादी युग में बृहद चतुष्टयी के नाम से किसे जानते हैं, तो जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला और आपके महादेव वर्मा को कहा जाता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट आपसे दिया है महादेव वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया है ना। इनकी रचना सर्वप्रथम आपकी कौन, तो आपकी चांद, जो कि पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिए, महादेव वर्मा को एक पुरस्कार दिया गया था, कौन, सेक्सरिया पुरस्कार और मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है महादेव वर्मा। ठीक है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेव वर्मा देख सकते हैं 1907 से 1987 जन्म फर्रुखाबाद में है ना हुआ था, और ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी है ना। ये कुशल चित्रकार थी। इतने क्वेश्चन थे, अब इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। देखिए कौन कौन क्वेश्चन आपके हैं। निहार की रचना किसने की, चलिए 26 नंबर जवाब दीजिए। 2 मिनट का समय लिया, थ्योरी में कुछ क्वेश्चन आपको मिले थे, उम्मीद है उसका स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। चलिए बताइए निहार की रचना किसने की है, बिल्कुल सही है, 4 स्तंभ, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, निहार किसकी है, महादेव वर्मा की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। देखो हमने थ्योरी बढ़ा दिया ना, थ्योरी पढ़ा दिया तो हमें ज्यादा बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपके बनने वाले थे। 27 का ऑप्शन सी निहार है ना, ऑप्शन कौन सा बनेगा 27 में, सी, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन है, निहार हो जाएगा, निहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सप्तपर्णा किसकी कृति है, सप्तपर्णा किसकी कृति है, ये भी हमने आपको पढ़ाया, कौन से आपके हैं, महादेव वर्मा की है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है, यहां पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 29 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, जयसी। याद रखिए जयसी ये छायावादी कवि नहीं है, ये है कैसे, तो याद रखिए जयसी है भक्ति है ना, जयसी कैसे हैं, तो ये भक्ति काल के हैं, याद रखिए भक्ति काल के कवि हैं जो कि निर्गुण उपासक थे, निर्गुण उपासक थे, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है, छायावादी कवि कौन नहीं है, तो देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रन पंत भी है, जयशंकर हैं, लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन ये छायावादी कवि आपके नहीं है, तो जवाब क्या बनेगा, डी नंबर आपका बन जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था। कह रहा है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का जो विरोध किया था ये किसने किया था। 32 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, महादेवी वर्मा। किसने, महादेवी वर्मा ने। इसका राइट आंसर आपका 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, ये छायावादी समीक्षा का विवेचन किया था किसने, महादेवी वर्मा ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि आपसे यहां पर कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन जो है ये किसका है, तो किसका बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा महादेव वर्मा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा है ना। महादेव वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक देखा जाए समाज कल्याण की भावना से आपका संपर्क है। ठीक है, और अपने जीवन की तुलना कहा है कि नीर भरी दुख की बदली है ना, तो इस प्रकार से जवाब बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। 35 नंबर का जवाब दीजिए, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, यहां पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या बनेगा।
चलिए जवाब आ गया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और काव्य शिरोमणि निराला जी ने, है ना, निराला जी ने उनकी जो साहित्यिक उत्कृष्टता था कि हिंदी के विशाल मंदिर सरस्वती कहकर इन्हें मतलब किसी संबोधित भी किया है, ठीक है। तो आपका जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। निराला की कविता कौन, राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, आपकी कवित्ववास रामायण पर। किस पर, कवित्ववास रामायण पर हुआ है। कवित्ववास रामायण पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना किया है, ठीक है। और इसे कथा में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्गत जोड़ दिया है। इन्होंने कह सकते हैं एक राम नहीं माना, इन्होंने राम को एक आधुनिक मनुष्य के रूप में इन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान बताना है। चलिए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान बताना है। लाइक शेयर भी कर दीजिए भाई, लाइक शेयर बहुत आप लोग कम कर रहे हैं, लाइक शेयर भी करिए जल्दी से, फटाफट यहाँ पर लाइक शेयर भी करते रहिए, बढ़ाते रहिए, जैसे जैसे आप जुड़ते हैं तुरंत लाइक शेयर बढ़ाते रहिए। चलिए जय हिंद सभी को। चलिए क्वेश्चन आ गया है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ हुआ है। काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है ना। जवाब आ चुका है ऑप्शन ए नंबर कौसानी। कहाँ हुआ था, याद रखिए 39 क्वेश्चन बनेगा ए नंबर कौसानी। कौसानी की अगर बात करते हैं तो ये अब उत्तराखंड में पड़ता है ना। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है अल्मोड़ा जिला, है ना। अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। और याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। कब, सन 1900 ईस्वी में आपको हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में आपको है, पहले ही उत्तराखंड में हुआ करता था, मतलब कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना, आपके अल्मोड़ा जिला कौसानी में, ठीक है। चलिए और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपके 1970 में इलाहाबाद में। अब क्या है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज आपका हो गया है ना। अल्मोड़ा पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। कला और बूढ़ा चांद के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। यहाँ पर 40 का जवाब दीजिए, 40 का सही जवाब क्या बन जाएगा। चलिए कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं आपके कौन, तो आपका जवाब बन जाएगा, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। आपका जवाब बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत है ना। यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट आपके सुमित्रा नंदन पंत से बनने वाले हैं, उनको पढ़िए, इसके बाद इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है। कहना है कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। बचपन का नाम अगर पूछे कि सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम क्या था, तो गोसाई दत्त था। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता होगा, ठीक है ना। इनकी रचनाओं में उच्छावास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, वीणा, चिदंबरा, है ना, पतझड़, एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, समधा, ग्राम्या, ये सभी इन्हीं के हैं। इनसे जुड़े हुए 2-3 पॉइंट क्या मिलते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की कृति लोकायतन कैसी है, तो आपके प्रबंध काव्य। कैसा है, लोकायतन कैसी है, प्रबंध काव्य, है ना। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब, 1960 में, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकायतन के लिए, याद रखिए इन्हें लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट इन्हीं से जुड़ा हुआ है कि सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। किससे, ग्राम्य से, ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन इन्होंने किया है। अगला पॉइंट आपका है कि युगवाणी, युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया है ना। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया है। अगला पॉइंट इन्हीं से जुड़ा हुआ है कि पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा, क्या है, गिरजे की घंटा की रचना सन 1916 में किया था, ठीक है। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। आईएमपी पॉइंट है, गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन थे इन्हीं से। अब इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं कि चिदंबरा के लेखक कौन है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। चिदंबरा के रचनाकार कौन है, 41 नंबर में, जल्दी जवाब दीजिए। चलिए बी नंबर आ रहा है, पंत हो जाएगा, बी नंबर आपका पंत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है। चलिए बताइए ग्राम्य कृति का जो संबंध है किससे है, तो आप देख सकते हैं अभी हमने बताया ग्राम से ग्राम्य, और आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना, ए नंबर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है लोकायतन के रचयिता कौन है। लोकायतन के रचयिता कौन से बनेंगे, तो लोकायतन के रचयिता कौन है,
तो ऑप्शन बने आपका डी सुमित्रा नंदन पंत बन जाएगा। ऑप्शन बने आपका डी नंबर सुमित्रा नंदन पंत आपका सही जवाब बन जाएगा, है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि पंत की पहली रचना कौन सी है। अभी आपने देखा कि पंत की पहली रचना के बारे में भी हमने बताया था। चलिए अब आप बताइए जल्दी से कौन सी हो जाएगा। तो गिरजे का घंटा, है ना। गिरजे का घंटा किसकी है? ये पंत जी की पहली रचना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है 45 नंबर में? तो देखो यहाँ पर आपका परिमल, परिमल इनकी नहीं है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। तो देखो परिवर्तन के बारे में भी हमने बताया था ना। हमने कहा है कि अगर हम 2 मिनट की थ्योरी बता देते हैं तो 2 मिनट की उस थ्योरी से ही कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। 46 को ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन सी ये है आपकी पल्लव। ये क्या है? तो आप याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता है परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के जो कवि हैं वो आपके कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत आपका है ना। अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है, ठीक है। और इनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था। अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा कौन सा? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन उन्हीं से बन रहे हैं और उसी पंक्ति से। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला पॉइंट दिया है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। पल्लव पंत की रचना है ना। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। तो भाई आपको पता है कि यहाँ पर कौन? डी पंत भारतेंदु के नहीं है, ये आप सभी को पता है, ये छायावाद युग के कवि हैं, है ना। अगला पॉइंट और हाँ बस इतने क्वेश्चन आपके दिए गए थे, है ना। 51 क्वेश्चन आपके थे। तो यहाँ पर आपके सवाल हो गए कल आपसे, मतलब इसी टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक आपका काफी बड़ा है ना। इनमें हर एक कह सकते हैं खंड के क्वेश्चन बनते हैं छायावाद युग में, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऑफलाइन भी